को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, दरोगा और बीपीएससी टीचर जैसी एग्जामों के लिए, और जिस जिस एग्जाम में जीके जीएस का सवाल बनता है उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारमां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। एक न एक दिन टाइम जरूर बदलता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि 4 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है। तो 4 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो 4 आश्रम का जो उल्लेख है वो जाबलोपनिषद में किया गया है। जाबलोपनिषद में किया गया है। जाबलोपनिषद में किया गया है। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? तो पहला है ब्रह्मचर्य जीवन, दूसरा है आपका गृहस्थ जीवन, तीसरा है सन्यासी और चौथा है वनप्रास्थ। तो 4 आश्रम का उल्लेख जो है जाबलोपनिषद में मिलता है। और 4 आश्रम जो है, पहला है आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ जीवन, तीसरा है सन्यासी और चौथा को कहते हैं वनप्रास्थ जीवन। उसके बाद एक यहाँ पे आता है सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो सत्यमेव जयते का जो उल्लेख है ये मुंडकोपनिषद में किया गया है। सत्यमेव जयते का उल्लेख। ये उपनिषद क्या होता है? तो गुरु के समक्ष बैठकर शिक्षा लेना ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद किसको कहते हैं? तो गुरु के समक्ष बैठकर शिक्षा लेना उपनिषद कहलाता है। और उपनिषद टोटल 108 है, जिसमें से 13 मुख्य है, जिसमें से 4 आश्रम का उल्लेख जाबलोपनिषद में किया गया है और सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में किया गया है। और यहाँ से सवाल लगातार परीक्षाओं में बनते रहता है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न बोलता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसी को कहते हैं गांधी इरविन समझौता। और ये समझौता जो है इसे दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं हम लोग। दिल्ली समझौता के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें जो गांधी जी है इरविन के समक्ष 11 सूत्री के मांग करते हैं। और नमक पर जो टैक्स लगा था उसको क्या कहते हैं? बोलते हैं कि जो नमक पर आप जो टैक्स लगाएं उसको टैक्स को हटाइए और हमारे जो भी क्रांतिकारी नेता को आप धरे हैं उन्हें रिहा कीजिए और हमारी जो भी मांगे हैं उसका पूरा कीजिए। तो गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं। और इसी समय नमक पर से टैक्स को हटाया गया और क्रांतिकारी नेता को जेल से छुड़ाने का यहाँ पे गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। और गांधी और इरविन के बीच समझौता जो हुआ इसे 2 महात्माओं की समझौता कहा। 2 महात्माओं की समझौता किसने कहा? तो सरोजिनी नायडू कहते हैं कि गांधी और इरविन के जो समझौता हुआ उसे 2 महात्माओं को समझौता भी कहते हैं। और सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर बनती है। क्या बनती है? गवर्नर बनती है। और गवर्नर का उल्लेख 157 अनुच्छेद में है, जिसके तहत वो पद को धारण करता है और 5 साल अपने पद पर बना रहता है। चलिए तीसरा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? सबसे पहले ये समझिए, भगत सिंह का जो जन्म है 1907 में होता है। 28 सितंबर 1907 में होता है। लायलपुर जिला के अंदर पड़ता है। बंगा गांव बंगा में हुआ था और ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो भगत सिंह का जन्म 1907 में होता है लायलपुर जिला के बंगा स्थान पर, और ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। और हम लोग 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाते हैं। कब? 23 मार्च को। तो भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी क्यों दिया गया था? तो क्योंकि लाला लजपत राय को मृत्यु कर दिया था सैंडर्स नामक
ये अंग्रेज व्यक्ति, और उसी को सैंडर्स को हत्या कर दिए थे भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह लाला लाजपत राय को गुरु मानते थे, और जो गुरु को हत्या कर दिया उसी को भगत सिंह मार दिए, जिसका नाम था सैंडर्स। उसी की हत्या के जुर्म में 23 मार्च 1931 को इनको महज 23 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दे दी जाती है। और भगत सिंह को 23 मार्च को जब फांसी दिया गया तो उस दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, और भगत सिंह को शहीद आजम भी बोला जाता है, शहीद ए आजम भी बोला जाता है। चलिए चौथा नंबर प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर प्रश्न बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होता है। और इस समय जो मुगल शासक था, कौन शासक? मुगल शासक जो था वो था अकबर। वो कौन था? अकबर था। उसके बाद अकबर जो है, अकबर का जो मृत्यु 1605 में इसका मृत्यु हो जाता है, और 1605 के बाद अकबर का बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठता है, और जहांगीर के ही समय भारत में प्रथम अंग्रेज आता है जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस, जिसका कुकर आता है, कैप्टन हॉकिंस आता है। तो पूछेगा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। और किसके दरबार में आया? तो जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? तो 1609 ईस्वी में आया था। हॉकिंस को लगा कि अकबर के हम अकबर से मिलेंगे, लेकिन अकबर का तो मृत्यु 1605 में हो गया, और हॉकिंस आया था 1609 में। उस वक्त था मुगल शासक जहांगीर, जो अकबर का बेटा था। चलिए हम लोग 5वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर यहाँ पे सवाल क्या कहता है कि नासरी मदरसा का निर्माण किसने करवाया था? नासरी मदरसा और शुद्ध अरबी सिक्का। तो नासरी मदरसा और शुद्ध अरबी का सिक्का का जो चालन किया था या जो निर्माण किया वो किया था इल्तुतमिश। कौन किया था? इल्तुतमिश। तो नासरी मदरसा का निर्माण कौन किया? इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्का कौन चलाया? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था, और इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। और इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों को गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बेटी का नाम था रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला शासिका बनती है। जो भारत की पहली महिला क्या बनती है? शासिका बनती है। चलिए 6ठा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो देखिए अलमाटी बांध हो गया, और उसके बाद यहाँ पे श्री सैलम बांध हो गया, उसके बाद नागा अर्जुन बांध हो गया, अर्जुन बांध। तो अलमाटी बांध और श्री सैलम बांध और नागा अर्जुन बांध, ये तीनों बांध जो है कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो अलमाटी बांध, श्रीशैलम बांध और नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। उसके बाद गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों बांध जो है चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। तो गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, और अलमाटी बांध, श्रीशैलम बांध और नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। और ये लगातार ये सभी प्रश्न जो है बीपीएससी और सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए 7वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कहता कि सफेद बाघ के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो देखिए सफेद बाघ के लिए उड़ीसा का नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में पड़ता है ये प्रसिद्ध है। तो सफेद बाघ के लिए नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि पड़ता है गुजरात में पड़ता है, ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद गुजरात में पड़ता है कच्छ का रण, ये भी गुजरात में है। ये जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद एक है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ये सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिमलीपाल हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। और केरल का जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये भी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में पड़ता है ये एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो इतना सवाल, ये सभी रिपीटेशन
ये सभी रिपीट किया हुआ सवाल है जो कि सभी परीक्षाओं में पूछ चुका है। कौन ऐसा परीक्षा जहाँ से यहाँ से सवाल नहीं पूछा। चलिए 8वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर सवाल कहता है कि पागल, सनकी और रक्त पिशासु किसे कहते हैं। तो पागल, सनकी और रक्त पिशासु किस बादशाह को कहते हैं। तो पागल, सनकी, रक्त पिशासु इस किसको कहते हैं। तो कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। और गयासुद्दीन, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठने वाला मोहम्मद बिन तुगलक ही होता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, सनकी, रक्त पिशासु बादशाह कहते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय भारत मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता आया था और इब्न बतूता के ज्ञान से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक इसको दिल्ली का काजी बना देता है। दिल्ली का क्या बना देता है, काजी बना देता है। तो पूछेगा इब्न बतूता जो कि कहाँ का यात्री था, जो कि मोरक्को का यात्री था, ये किसके समय भारत आया। तो 1313 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय दिल्ली में सर्वाधिक क्षेत्र का विस्तार किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, सन की, रक्त पिशासु बादशाह कहते हैं। और इसी के समय ये मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था 1313 ईस्वी में। और इब्न बतूता के ज्ञान से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक उसको दिल्ली का काजी बना देता है। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी के समय दिल्ली में सर्वाधिक क्षेत्र का विस्तार हुआ। और इसी के समय विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का भी उदय हुआ था। चलिए इस सीरीज का 9वां नंबर सवालों को हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर सवाल कहता है कि गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर ये विंस्टन चर्चिल किया था। विंस्टन चर्चिल कहा था। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस कहे थे। सुभाष चंद्र बोस कहे थे। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि गांधी जी ही दिए थे। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन किया, विंस्टन चर्चिल कहा। गांधी जी को महात्मा का उपाधि कौन दिया, रविंद्रनाथ टैगोर दिया। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस कहे। और रविंद्रनाथ टैगोर को भी गुरुदेव का उपाधि कौन दिए, गांधी जी दिए। और रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न कब मिला, तो 1913 ईस्वी में मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर को ही क्या बोल, इन्हीं का भाई था सुभाष, ये इन्हीं का भाई था, ये क्या नाम था उनका, देखिए कौन रविंद्र थे यहाँ पे। इसको अभी सवाल को भी यहीं पे छोड़ देंगे यहाँ पे। चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर सवाल का आता है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची का स्तूप का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक करवाया था। और अशोक का पिता का नाम था क्या, बिंदुसार। तो सांची स्तूप का निर्माण कौन करवाया, अशोक करवाया था। कहाँ करवाया था, एमपी के रायसेन जिला। लेकिन सांची स्तूप का तोड़ने का काम कौन किया था, सांची स्तूप का तोड़ने का काम किया था पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश का संस्थापक है। कौन, पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कौन था, देवभूति था, जिसे देवभूति को मारकर कौन, वासुदेव कण्व वंश की स्थापना करता है। यहाँ तक ये सवाल को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।